वेलकम फ्रेंड्स। राजस्थान का अफवाह तंत्र में अब तक अपने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आज उसका पार्ट 2 है। तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है? मीठड़ी, साबी, मासी, सुकड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। साबी जो है वो एक आंतरिक अफवाह नदी है। साबी नदी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य से होकर बहने वाली एक अल्पकालिक वर्षा आधारित नदी है। यह नदी अरावली पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। इसके जल का मुख्य स्रोत वर्षा का पानी है, यानी बारिश होने पर ही जो ये नदी है बहती है और ये किसी भी समुद्र में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है? साबी, गग्गर, काकनी और सागी। तो आंतरिक अफवाह से संबंधित नदी जो नहीं है वो है सागी। तो डी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सागी नदी अरब सागरीय अफवाह से संबंधित नदी है। इस नदी का उद्गम जालोर जिले की जसवंतपुर पहाड़ियों से होता है। यह बाड़मेर जिले के गांधव गांव के समीप लूणी नदी में मिल जाती है। सागी सागी अरब सागर नदी तंत्र की नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? काकने, सोता, जाखम, गग्गर। तो जाखम नदी जो है वो आंतरिक अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है। व्याख्या देखते हैं। जाखम नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली, काकनी, मेढा, डाई। तो डाई नदी जो है वो आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। व्याख्या देखते हैं। डाई नदी अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील के पास राजगढ़ गांव में अरावली रेंज के दक्षिण पूर्वी ढलानों से निकलती है। अंत में बनास नदी में सम्मिलित होकर प्रवाहित होती है। निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? लिक, मेढा, वाकल, खंडेल। तो वाकल नदी जो है वो अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाकल नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। यह नदी राजस्थान व गुजरात के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली साबरमती की एक सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा, मित्री। तो यहाँ पे जो मित्री है वो अफवाह आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। रूपनगढ़ नदी अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है तथा सांबर झील में मिल जाती है। मेढा का उद्गम जयपुर जिले के मनोहरपुर से होता है। यह भी सांबर झील में मिल जाती है। खंडेला नदी का उद्गम जयपुर जिले से होता है और यह भी सांबर झील में मिल जाती है। जबकि मित्री नदी राजस्थान की एक छोटी नदी है जो जालोर जिले से निकलकर लूणी नदी में मिल जाती है। अतः यह आंतरिक अफवाह से संबंध न होकर अरब सागर में जल प्रवाहित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है। बनास, ढूंढ, माही, मेनाल, लूणी, जोजड़ी, साबरमती, माजम। तो बी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात माही की जो सहायक नदी मेनाल है वो नहीं है। इसने पूछा सम्मिलित नहीं है। सही सम्मेलन इस प्रकार है, बनास की ढूंढ, माही की सोम, लूणी की जोजड़ी, साबरमती की जमाजम। मेनाल नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? राजस्थान राज्य का जो जल विभाजक है वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, लूणी नदी, सांबर झील या मुकुंदरा पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो एक जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के समांतर है तथा इन श्रेणियों की ऊंचाई भी कम है। अतः प्राकृतिक अवरोध के अभाव के कारण हवाएं बिना वर्षा किए ही आगे निकल जाती है।
अतः राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के खंड, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी या बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो जो मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है वो है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी पुराने समय की जो नदियाँ थी उन्हीं के द्वारा जो आज का मरुस्थल है वो बनाया गया है। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। वैगनर के अनुसार राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदान 33 महासागर के अवशेष हैं जो कालांतर में नदियों द्वारा लाई गई तलछट के द्वारा पाट दिए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है। साबरमती, वात्रक, माही, कमला, लूणी, अनास, चंबल, प्रवन। तो इसने पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो साबरमती की वात्रक है, माही की कमला है, चंबल की प्रवन है, लेकिन लूणी की जो है वो अनास नदी सहायक नहीं है। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। साबरमती की वात्रक, माही की कमला, अनास, लूणी की जवाई है, चंबल की प्रवन नदी है, अनास नदी माही की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल पूछा है, बताया है। बनास खमनोर पहाड़ी, बाणगंगा बैराठ पहाड़ी, कांतली खंडेला पहाड़ी, काकणी कुंभलगढ़ पहाड़ी। तो जो इसने कहा है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। काकनी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ पहाड़ी नहीं बताया है। देखते हैं व्याख्या। बनास की खमनोर पहाड़ी है, बाणगंगा के लिए बैराठ की पहाड़ी है, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि काकणी जो है वो कोटड़ी पहाड़ी से निकलती है। तो ये इनका सही सम्मेलन है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा ज्वाई नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जालोर। ज्वाई नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है वो जालोर है। व्याख्या देखते हैं। ज्वाई नदी के किनारे जालोर शहर स्थित है। ज्वाई नदी के लूणी नदी की एक सहायक नदी है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम ढाल से कई नदियाँ छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में जैसे गुइया, बांडी, सुकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजड़ी और सागी आदि निकलकर लूणी नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए नदी का नाम और दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल। तो इनका अपने को सम्मेलन करना है। इस प्रकार से लूणी जो है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है सोम नदी। तो देखते हैं ए में 3, 2 में आ रहा है, 21 में आ रहा है, 21 में आ रहा है और सी में 4। तो सी में 4 आ रहा है बी में, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। पहले में 3, दूसरे में 1 बेडस नदी गोविंदा की पहाड़ियों से और माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से। तो यहाँ पे बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है? लूणी, माही, चंबल, बनास, बनास, माही, लूणी, चंबल, चंबल, लूणी, माही, बनास, माही, बनास, लूणी, चंबल। ये पटवार में पूछा गया है और इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से उपयुक्त नदियों का सही आरोही क्रम निम्नवत है: बनास, माही, लूणी और चंबल। यानी ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से किसका सर्वाधिक है और किसका कम है, इस हिसाब से बताया गया है। लेकिन इनमें से कोई भी सही नहीं था, तो ये यहाँ पे व्याख्या है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घग्गर, मृत नदी, बोराट, पठार,
नागपानी, अरावली दर्रा, शेर, अरावली चोटी। तो यहाँ पे गग्गर को मृत नदी कहा जाता है, बुराट एक पठार है, शेर अरावली की चोटी है, लेकिन नागपानी जो वो कोई दर्रा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये तो एक पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है। तो यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लूणी सागी, चंबल अनास, बनास ढूंढ, साबरमती माजम। तो इसने सहायक नदियों का जोड़ा बनाया है, तो यहाँ पे बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंबल की अनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नहीं है। व्याख्या देखते हैं, लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं ज्वाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी एवं सागी। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती है। साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदियां सेई, हरना, वेतरक, मेसवा, माजम, खारी, वाकल नदी है। अनास नदी माही नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये एक तरफ संगम, त्रिवेणी संगम है, दूसरी तरफ नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां मिलकर संगम बनाती है, कौन कौन सा, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, बनास, बेड़च और मेनाल है वो बिल्कुल बिगोद में जो है त्रिवेणी संगम बनाती है, और बनास, डाई और खारी जो है वो राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती है, और बनास, चंबल और सीप जो है वो रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम, माही, जाखम जो वो बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो 1 2 3 4 ये हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पे सही ऑप्शन माना जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनका उत्पत्ति स्थान है। तो सोम नदी बिछामेड़े की पहाड़ियों से निकलती है, और जाखम जो है वो छोटी छादड़ी से निकलती है। बाणगंगा जो है वो पेराट की पहाड़ियों से निकलती है, ना कि सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से तो कौन सी निकलती है? माही नदी निकलती है। तो रूपारेल जो है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पे सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आप व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी बताई गई है। गंभीरी के सामने मेसवा नदी है, माही के सामने जाखम है, काली सिंध के सामने परवन है, और साबरमती के सामने माजम है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए। गंभीरी की जो है वो सहायक नदी मेसवा नहीं है। व्याख्या देखते हैं, बेड़च की सहायक गंभीरी है, माही की जाखम है, काली सिंध की परवन है, साबरमती की माजम है। मेसवा साबरमती नदी की सहायक नदी है जो डूंगरपुर जिले से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे युग्म दिए गए हैं और उनको अपने मिलाना है। तो अभी हम देख के आए थे, जैसे इसका हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी। पहले में तीसरा, यानी चंबल की सहायक नदी है वापणी, और लूणी की सहायक नदी है बांडी, माही की सहायक नदी है अनास, और बनास की सहायक नदी है मानसी। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माही, जाखम, लूणी, सुकड़ी, बनास, मेज, चंबल, पार्वती। तो जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बनास की सहायक नदी मेज नहीं है, बेड़च और खारी है, और इसने पूछा था सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गोरवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लूणी जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन। तो गोरवाड़ प्रदेश को जो है लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, हमारा यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो गया है। लूणी बेसिन में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर क्षेत्र सम्मिलित है। बेसिन का अफवाह लूणी नदी और
उसकी सहायक नदियों बांडी, ज्वाई, सागी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लूनी ज्वाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी ज्वाई बेसिन को अभी हम पढ़ के आए हैं, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। माही, चंबल, साबरमती, लूनी। इनमें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? तो हम देख सकते हैं कि एक तो माही, एक साबरमती और एक लूनी। ये जो है अरब सागर में इधर से इधर को जाती है, लेकिन चंबल जो है वो इधर से इधर को जाती है ऐसे। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ हैं लूनी, माही, जखम, पश्चिमी बनास, साबरमती, सोम, एराव नदियाँ। ये अरब सागर में जाकर गिरती है। फिर आती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो जैसा कि हमने देखा, चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, मानसी आदि नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा, आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ, गग्गर, कांकणी, मेथा, कांतली, रूपारेल, सरस्वती आदि नदियाँ जो है आंतरिक जल प्रवाह की। आंतरिक जल प्रवाह से तात्पर्य है कि जैसे ये हमारा राजस्थान है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ एक जगह से निकलेगी और कुछ ही दूर जाके जो है लुप्त हो जाएगी। इस तरह से अनेक नदियाँ हैं हमारे जिनको आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ कहा जाता है। वो किसी समुद्र में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न लेते हैं, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर। तो पांचना बांध जो है वो करौली जिले में बना हुआ है। डी सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करौली जिले के गुड़ला गांव के समीप 5 नदियां बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट, 8 के संगम पर बांध बनाया गया है। इस बांध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहर को पेयजल आपूर्ति तथा पाली व जालौर जिलों में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम होता है इस तरह से। तो बताया गया है कि इस प्रश्न को जो है निरस्त कर दिया गया। नदियों का अपवाह क्षेत्र इस प्रकार से है। सबसे पहले आती है बनास, और उसके बाद आती है लूनी, और उसके बाद आती है चंबल, और उसके बाद आती है माही। यानी बनास, लूनी, चंबल, माही। बनास, लूनी, चंबल और माही। तो ऑप्शन में यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से कोई क्रम नहीं है, तो इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती नदी, परवन नदी, सीप नदी या अनास नदी। तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में अनास नदी शामिल नहीं है। अनास नदी मध्य प्रदेश के आमेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मलखेड़ा मेलेडी खेड़ा गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। वह डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। हरण इसकी एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो राज केनाल के लिए जो जल का स्रोत है वो है सतलज। बिल्कुल, सतलज जो है वो हरियाणा से इंदिरा गांधी नहर में इसका जल मिलता है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के लिए जल का स्रोत सतलज और व्यास नदियां हैं। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और व्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से होती है। यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 15.86 मिलियन एकड़ फुट। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंबल, बनास, माही, लूनी, बनास, बेड़, साबरमती, सुकड़ी। तो जो सही सुमेलित इसने पूछा सही सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माही की जो है वो साबरमती सहायक नहीं है।
व्याख्या देखते हैं। चंबल की सहायक है बनास, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा। बनास बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, माही, सोम, जाखम, अनास, पनाम, लूणी, सुकड़ी, जोजड़ी, मीटड़ी, सागी। अगला प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित है? विंध्यन कगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित है? तो ये जो है चंबल और बनास के बीच में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। विंध्यन कगार की भूमि चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। विंध्यन कगार भूमि दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है। यह कगार क्षेत्र करौली धौलपुर जिले का भूभाग है। यह क्षेत्र बलुआ पत्थरों से निर्मित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास, चंबल व बनास। तो विंध्यन कगार भूमि जो जिन नदियों के मध्य स्थित है वो है चंबल व बनास। आरपीएस स्कूल लेक्चर 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है सहायक नदियां किसकी है वो है काली सिंध की। देखते हैं व्याख्या। परवन, निवाज, आहू और उजाड़ नदियां काली सिंध की सहायक नदियां हैं। काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास के विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। वर्षा ऋतु में यह नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? रूपारेल, माही, ताप्ती, लूणी। तो जो राजस्थान से नहीं बहती है वो है ताप्ती नदी। ताप्ती या तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर विभ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी बेसिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में विस्तृत है। यह नदी राजस्थान में नहीं बहती। शेष तीनों नदियां राजस्थान में बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर, साबी, रूपारेल, उदयपुर, बनास, बेड़च, करौली, जग्गर, गंभीरी, डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी, डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल। व्याख्या देखते हैं। इनका सही सुमेल इस प्रकार है, अलवर में साबी, रूपारेल, उदयपुर से बहती है बनास, बेड़च, करौली, जग्गर, गंभीरी, डूंगरपुर, सोम और माही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंबल की बनास, बनास की बेड़च, माही की साबरमती, लूणी की सुकड़ी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो माही की साबरमती सहायक नहीं है। इनका सही सुमेलन इस प्रकार है, चंबल की बनास सहायक है, बनास की बेड़च सहायक है, माही की सोम है, लूणी की सुकड़ी है। माही की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चाप व मोरेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्पत्ति स्थान है, दूसरा नदियाँ हैं। जानापाव की पहाड़ियों से चंबल की नदी निकलती है, सही है। नाग पहाड़ से लूणी निकलती है, सही है। कुगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च निकलती है और बिजराल की पहाड़ियों से बनास नहीं निकलती है। तो यहाँ पे डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलन सही नहीं है। देख सकते हैं बिजराल की पहाड़ियों से जो है कौन सी निकलती है, देखते हैं क्या। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। तो बिजराल की पहाड़ियाँ ना होकर क्या है, यहाँ पे बनास का जो स्थल बताया गया है वो खमनोर की पहाड़ी बताया गया है उद्गम स्थल। इस नदी का उपनाम वरणाशा, वनकियासा, बनास नदी पर इस पे बिसलपुर बांध भी बनाया गया टोंक में। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी है। इस नदी का उपनाम चरमाणवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी है। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश स्थल 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ है।
सर्वाधिक अवनालिका अपरदन इस नदी के कारण होता है। बेडच नदी का उद्गम स्थल गोविंदा की पहाड़ियां है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी बताई गई है। चंबल के सामने है बनास, बनास के सामने है बेड़च, लूणी के सामने है सुकड़ी और काली सिंध के सामने है कोठारी। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी, काली सिंध की सहायक जो नहीं है वो है कोठारी नदी। बाकी सब सही है। व्याख्या देखते हैं। चंबल की सहायक है बनास, बनास की सहायक बेड़च, लूणी की सहायक सुकड़ी, काली सिंध की है आहू, निवाज, पिपलाज, परवन, जबकि कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन है, कौन से हैं? तो वो है चंबल और माही। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन चंबल और माही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा पता चल रहा है कि पहला तो हमारा सही है। गिरवा बेसिन जो है वो उदयपुर में संबंधित है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन गग्गर का मैदान जो है वो चूरू जिले में न होकर कहाँ है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ये इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? लूणी 495 किलोमीटर, चंबल 1050 किलोमीटर, बनास 512 किलोमीटर, माही 467 किलोमीटर। तो देखिए इनकी जो राइट है वो नहीं बताया गया है। इनकी लंबाई बताई गई है, लूणी की 511 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये पहला गलत है। चंबल की 960 किलोमीटर है, यहाँ पे दूसरा भी गलत बताया गया है। बनास की 512 है और माही की 583 है। मतलब कि यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है वो गलत है। इसने ऐसे पूछना चाहिए था कि कौन सा तथ्य सही है। प्रश्न गलत है ये। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरा उत्पत्ति स्थान है। सोम बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से, जाखम छोटी सादड़ी, बनास खमनोर पहाड़ियाँ, सागे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोम जो है वो बबलवाड़ा नहीं बल्कि बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं बताया गया है। व्याख्या देख सकते हैं। ए सही सुमेलित नहीं है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले के ऋषि देव के पास बबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछामेड़ की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर और डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बनेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। जाखम, गोमती, सारनी तथा टिंडी इसकी सहायक नदियां हैं। अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। साबी, बाणगंगा, बनास, बेड़च, सोम अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है ये। साबी नदी उदयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा का उद्गम उदयपुर जिले की बेराट पहाड़ियों से होता है। जयपुर जिले की बेराट पहाड़ियों से होता है। बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा पहाड़ियों से होता है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर की बिछामेड़ी पहाड़ियों से होता है। अगला है अपने को सही उत्तर चुनना है। एक तरफ उद्गम स्थल है, दूसरी तरफ नदियां हैं। खमनोर की पहाड़ी जो है वो जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास, और बेराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है ये कांतली नदी जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी है। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या दक्षिणी अरावली? तो ऑप्शन के हिसाब से बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित यह प्रदेश उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। इस मैदान को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कर कीजिए। एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है उसकी सहायक नदी। तो हमारे यहाँ पे कूट है, चंबल की बांडी, लूणी की मानसी, माही की वापणी, बनास की अनास। तो जो सही सम्मेलन है वो इस प्रकार हो जाएगा, चंबल की हो जाएगी वापणी, और लूणी की हो जाएगी बांडी, माही की हो जाएगी अनास और बनास की हो जाएगी मानसी। तो इस हिसाब से डी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। व्याख्या देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील जो नहीं है आपके ऑप्शन है कोलायत झील, छापरताल झील, पंचपदरा झील, जवाई झील। तो यहाँ पे सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंचपदरा झील जो वो मीठे पानी की झील नहीं है, बल्कि यह एक खारे पानी की झील है। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा तहसील के पंचपदरा गांव में स्थित है। इस झील से नमक का उत्पादन होता है। यहाँ पर उत्पादित नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। खारवाल जाति के लोगों द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। यह झील 25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। यह झील एक आकर्षक पर्यटक स्थल भी है। अगला प्रश्न है, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, पचपदरा जो है बाड़मेर जिले में है ये, लेकिन वर्तमान में बालोतरा में आती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? तो वो है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील राजस्थान की एक खारे पानी की झील है जो बालोतरा तहसील बाड़मेर में स्थित है। लूणी बेसिन के अंतर्गत बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर के क्षेत्र आते हैं। लूणी बेसिन को गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील से शामपुरा और भाट नहरें निकलती है? तो शामपुरा और जो भाट नहरें निकलती है वो जैसमंद झील से निकलती है। यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने 1685 ईस्वी में गोमती नदी पर करवाया। इस झील से शामपुर और भाट नामक दो नहरें निकाली गई है। इस झील के मध्य 7 टापू है, जिसमें बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा और प्यारी सबसे छोटा है। इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? आना सागर, जैसमंद, राजसमंद या पिछोला? तो मीठे पानी की प्लस मानव निर्मित, तो वो हो जाएगी जैसमंद। अभी हम पढ़ के आए थे, राजा जयसिंह ने 1685 में इसका निर्माण गोमती नदी पर करवाया था। अगला प्रश्न है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सांबर झील में है शाकंभरी देवी का मंदिर। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। शीला देवी का मंदिर आमेर किले में स्थित है। बावन देवी का मंदिर जोधपुर में तथा कुंजल माता का मंदिर नागौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती है? तो रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला ये जो है सांबर झील में अपना जल डालती है। और सांबर झील जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ मेंढा, रूपनगढ़, खारी, मेंथा, मेढा, सामोद एवं खंडेला है। यह झील लगभग 32 किलोमीटर लंबी एवं 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। वर्षा ऋतु में इसका विस्तार बढ़ जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी एवं राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा मेंथा नदी द्वारा लाकर जमा की जाती है। सांबर झील को वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ये हो गई व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है मेंढा, कांतली, खंडेला या रूपनगढ़? तो
जो सांबर झील में नहीं गिरती वो नदी है कांतली। अगला प्रश्न है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो जैसा कि हम पढ़ के आए थे अभी कि सांबर झील में जो है लगभग 98% इसमें लवण की मात्रा है और मेंथा नदी द्वारा जाके लाकर यहाँ पे लवण जमा किया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? चंबल, आहू, बड़े बेड़च और मेंढा। तो मेंढा नदी जो है वो सांबर झील में अपना जल डालती है। अगला प्रश्न है, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी मेंढा। मेंढा नदी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? यहाँ पे पूछा है झील, तो झील हो जाएगी सांभर, जिसको कि रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? लूणी, मेथा, लीलड़ी, सागी। तो मेथा नदी है जो कि सांबर झील में गिरती है और सबसे अधिक लवण की मात्रा जो है यही नदी सांबर झील में रखती है। अगला, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया था? सांबर झील का निर्माण जो है किस शासक द्वारा किया गया? गोपेंद्र राज, दुर्लभ राज, वासुदेव या वत्सराज। तो वासुदेव के द्वारा जो है सांबर झील का निर्माण किया गया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। वासुदेव को ही चौहान वंश की शाकंभरी शाखा का संस्थापक माना जाता है। सांबर झील राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित एक लवणीय झील है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी? बिल्कुल, एक झील है जहाँ पे जो है बड़ी ही संख्या में विदेशी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सांबर। सांबर झील पे ही बहुत सारे विदेशी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी वर्ष 2019 में। ये इसकी व्याख्या है। इसके जो एवियन बोटुलिज्म है, इसको वहाँ का एक संभावित कारण बताया गया था पक्षियों की मृत्यु का, लेकिन अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा कथन है, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कथन ए और आर दोनों सत्य है। ए आर दोनों सत्य है। सांबर झील राजस्थान में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 74 से 75 डिग्री 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 27 डिग्री व 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, आना सागर कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोंक। तो आना सागर झील जो है वो अजमेर में स्थित है। आना सागर अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज आना जी ने 1135 से 1150 ईस्वी के मध्य में करवाया था। इस झील के नीचे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। इस झील पर संगमरमर के 12 दरवाजों वाली एक बारहदरी बनी है। तो प्रश्न आ जाए कि बारहदरी कहाँ बनी हुई है? तो वो आना सागर झील पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो फतेह सागर, पिछोला झील या जैसमंद। तो जग मंदिर व जग निवास के लिए जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो है पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है। इस झील के दो टापुओं पे जग मंदिर और जग निवास नाम के दो सुंदर महल बने हुए हैं। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। बाद में राजा उदय सिंह ने इसे ठीक करवाया था। अगला प्रश्न है, पिछोला झील स्थित है? तो पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में ये स्थित है।
अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। बिल्कुल जगनिवास जगत सिंह द्वितीय से संबंधित है ये। व्याख्या देखते हैं। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल का निर्माण उदयपुर में कराया था। वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। जगनिवास में खास महल, बड़ा महल, दिलाराम, सज्जन निवास और चंद्र प्रकाश विशेष रूप से दर्शनीय है। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ स्थित है? तो नक्की झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नक्की झील सिरोही जिले में अरावली श्रेणी के माउंट आबू पर स्थित है। यह एक मानव निर्मित झील है। यह मीठे पानी की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर पर्वत पर मेंढक के आकार का विशाल शिलाखंड है जिसे टॉड रॉक कहा जाता है। इसी के पास में घूंघट निकाले स्त्री के आकार की चट्टान है जिसे नन रॉक कहा जाता है। बिल्कुल टॉड रॉक और नन रॉक का संबंध अगर पूछा जाए किस झील से स्थित है तो वो नक्की झील हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं माउंट आबू, और माउंट आबू है सिरोही में। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील टॉड रॉक के नाम से भी जानी जाती है? बिल्कुल आ गया ये प्रश्न। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर नक्की झील। एक पत्थर है जो मेंढक के आकार का है जो नक्की झील के किनारे स्थित है जिसे टॉड रॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? नवलखा, नक्की, छापरताल या लूणकरणसर। मीठे पानी की झील जो नहीं है वो है लूणकरणसर जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नवलखा झील बूंदी, छापरताल चूरू, नक्की सिरोही, ये सब मीठे पानी की झीलें हैं राजस्थान की। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है जापान, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, कनाडा। कनाडा जो है पुष्कर झील को साफ रखने में हमारी मदद कर रहा है। राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध पुष्कर झील को प्रदूषण मुक्त करने हेतु प्रारंभ की गई सफाई योजना में कनाडा की सरकार वित्तीय मदद दे रही है। 15 अप्रैल 1997 को नई दिल्ली में इस आशय का एक समझौता दोनों देशों के बीच हुआ। उल्लेखनीय है कि पुष्कर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पे पवित्र पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री मंदिर तथा बैकुंठनाथ आदि के मंदिर स्थित है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को पर्व स्नान का विशाल मेला लगता है। अगला प्रश्न है, सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है? बाला किला अलवर, शेरगढ़ किला बारां, जयगढ़ दुर्ग अजमेर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। तो सलीम सागर व सूरज कुंड का संबंध है बाला किला अलवर जिले से संबंधित। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो पलाया झीलों की जो रचना हुई है वो हुई है मरुस्थल के बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना मरुस्थल के बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में हुई है। ध्यातव्य है कि हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ा ले जाने से वायु निर्मित झीलों का निर्माण होता है जिन्हें पलाया झील कहते हैं। सांभर, डीडवाना, पंचपदरा आदि पलाया झील के प्रमुख उदाहरण हैं। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़ या बिजोलिया। तो किशोरगढ़ जो सागर है या झील है वो कोटा जिले में स्थित है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। किशोर सागर झील कोटा जिले में स्थित है। कोटा को पर्यटन सिटी बनाया जा रहा है, इसलिए किशोर सागर झील में भी वॉट विद रेस्टोरेंट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की गई है। इस झील का निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार धीर देह ने कराया था। अगला प्रश्न है, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? उदयपुर, बूंदी, अजमेर, माउंट आबू। तो
जेत सागर तालाब जो है वो बूंदी में स्थित है। अब किसने बनवाया था ये पढ़ते हैं व्याख्या में। जेत सागर तालाब बूंदी में है और इसका निर्माण जेता मीणा ने करवाया था। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? चूरू, उदयपुर, भरतपुर, अलवर। तो जो ताल छापर है वो चूरू में अवस्थित है। यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताल छापर झील राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। ये ताल छापर अभ्यारण्य का हिस्सा है। भरतपुर में मोती झील, उदयपुर में जैसमंद, फतेह सागर पिछोला झील एवं अलवर में सीली सेड, विजय सागर और जैस सागर झीलें स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? अजमेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। तो कायलाना झील जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ये मीठे पानी की कृत्रिम झील है जो जोधपुर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल के स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुआं, जोहड़, कुंड या नाड़ा? नाड़ा। इसके लिए अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जोहड़। बिल्कुल, शेखावाटी में होता है ये और अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। शेखावाटी भूभाग आंतरिक प्रवाह मैदान क्षेत्र है। इस प्रदेश में केवल कांतली नदी बहती है। इस क्षेत्र में चूनेदार अधस्तर पाए जाते हैं। इससे पक्के व कच्चे जल स्रोत बनाए जाते हैं। इन जल स्रोतों को स्थानीय भाषा में जोहड़ या तालाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहा जाता है। पिछोला झील, दूध तलाई झील, पत्थे सागर झील, जैसमंद झील, इतनी सारी झीलें हैं, इस कारण इसको झीलों की नगरी कहा गया है उदयपुर को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, तालकटोरा झील में, माओठा झील में। जल महल स्थित है, ये कहाँ पे है? ये है मानसागर झील में। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित है। इस महल को रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है और इस महल का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, उदय सागर झील में प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? जो नदी उदय सागर झील में अपना जल प्रवाहित करती है वो कौन सी है? पार्वती, कोठारी, आयड़ या गोमती। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयड़ नदी है जो कि अपना जल उदय सागर झील में प्रवाहित करती है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी आयड़ नदी है। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह उदयपुर में स्थित 5 प्रमुख झीलों में से एक है। ज्ञातव्य है कि आयड़ नदी का उद्गम उदयपुर जिलों में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और उदय सागर झील में मिलने के पश्चात यह बेड़च नाम से जानी जाती है। यह नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में होकर बहती हुई अंत में भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा या कावोद। तो इनमें से खारी कौन सी झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलायत, बी। कोलायत झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ये मीठे पानी की झील है। इस झील को राजस्थान के सुंदर उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इसके समीप ही सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए कोलायत झील की उत्पत्ति की थी। यहाँ पे कार्तिक मास की पूर्णिमा नवंबर माह में मेला लगता है।
प्रश्नगत शेष जिले डीडवाना, पंचपदरा, कबोदल ये सारी लवणीय जिले हैं। तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो तख्त सागर जो जलकाय है वो है जोधपुर में। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान की किस जिले में स्थित है? तो बालसमंद और कायलाना झील जो है जोधपुर जिले में स्थित है। जैसमंद उदयपुर में है, पिछोला उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर, राजसमंद राजसमंद, आना सागर अजमेर, सिलीसेड अलवर। कुलायत बीकानेर, नवलखा बूंदी, कायलाना जोधपुर, बालसमंद जोधपुर, नक्की माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न, महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? तो महिला बाग का झालरा जो है वो गुलाब सागर झील जोधपुर के पास में है। ये इसकी व्याख्या है। इसका निर्माण जोधपुर के नरेश विजय सिंह जी पासवान गुलाब राय ने 1780 में करवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो ताल छापर जो है वो मीठे पानी की नहीं बल्कि एक खारे पानी की झील है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो जेत सागर बूंदी में है जो, वो एक खारे पानी की झील नहीं है बल्कि मीठे पानी की झील है। ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? तो ये जो है फोय सागर झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया। ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। फोय एक अंग्रेज था, इंजीनियर था अंग्रेज, और इसी को ये कार्य मिला था। अगला प्रश्न है, गेब सागर झील कहाँ स्थित है? गेब सागर झील कहाँ है? बांसवाड़ा, अजमेर, माउंट आबू या डूंगरपुर? तो गेब सागर झील जो है वो है डूंगरपुर में। ये डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1428 ईस्वी में महाराज गोपीनाथ गेपरावल द्वारा किया गया था। प्रकृति प्रेमी गेपरावल ने गेप सागर की लहरों का सौंदर्य निहारने के लिए गेप सागर के पार्श्व में भागा महल बनवाया और बाद में इस झील की जलराशि के बीच बादल महल बनवा दिया। सम्मेलन करना है भाई हमें, और इसके उत्तर का भी चयन करना है सम्मेलन करते हुए। तालाबे शाही, पाली, गेब सागर, बांसवाड़ा, कडाना, धौलपुर, हेमावास, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले में है तीसरा तालाबे शाही धौलपुर, और दूसरे में चौथा गेब सागर डूंगरपुर, कडाना बांध जो है वो है बांसवाड़ा में, और हेमावास पाली में है जी। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। तो इसका सही क्रम जो है वो हो जाएगा पंचपदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिलों के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। राजस्थान में जिलों का पश्चिम से पूर्व का क्रम पंचपदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद है। ये पश्चिम से पूर्व में है, यानी कि इधर से लेके और इधर को है ये, सॉरी ये पश्चिम से इधर को लेके इधर है, पश्चिम से पूर्व का क्रम। ये हो गए उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये इधर पश्चिम और ये इधर पूर्व। तो पंचपदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद। पंचपदरा झील, यह झील राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। कायलाना, यह झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यह मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण प्रताप सिंह ने 1772 ईस्वी में बनवाया था। बालसमंद, यह झील भी जोधपुर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। राजसमंद, राजसमंद झील, यह झील राजस्थान के राजसमंद नगर के समीप स्थित है। इसका निर्माण सन 1662 ईस्वी के दशक में मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पे छापरताल और पंचपदरा, ये दोनों मीठे पानी की झील नहीं है।
बल्कि ये खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे ये हमारा बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ताल छापर या छाल तापर झील चूरू जिले में स्थित खारे पानी की, पंचपदरा झील बाड़मेर जिले की खारे पानी की झील है, जबकि कोलायत, बीकानेर, जवाई, पाली, पुष्कर, अजमेर आदि मीठे पानी की झीलें हैं। मालदेव को किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो वो कौन थी? स्वरूप दे झाली। बिल्कुल, उमा देवी क्या है, ये भी मालदेव की पत्नी थी। जो निर्माण करवाया था बहुजीरो तालाब का वो थी स्वरूप दे झाली। स्वरूप दे झाली राव मालदेव की रानी थी। स्वरूप दे झाली ने मंडोर के पास बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। राव मालदेव 1531 से 62 तक जोधपुर का शासक था। राव जोधा की रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो जयसमंद और राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन झीलों का पानी जो है वो सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नक्की, सिरोही, गडीसर, जैसलमेर, उमेद सागर, जोधपुर, तलवाड़ा, गंगानगर। तो तलवाड़ा जो है वो गंगानगर में न होकर कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। जल महल झील अलवर, पांडुपोल जलप्रपात उदयपुर, लूणकरण झील जयपुर, फतेह सागर झील बीकानेर। तो करते हैं, फतेह सागर जो है वो उदयपुर में है, लूणकरण झील जो है वो बीकानेर में है। इतने से पता लगाने की कोशिश करते हैं। सी में चौथा, पहले और दूसरे दोनों में है, और डी में दूसरा, डी दोनों में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पांडुपोल जो है वो जयपुर में हो जाएगा, यानी बी में तीसरा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जल महल जो है वो जयपुर में है और पांडुपोल अलवर में है। बिल्कुल, जल महल झील जयपुर, पांडुपोल अलवर, लूणकरण बीकानेर, फतेह सागर उदयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? छपरवाड़ा झील जयपुर, ताल छापर झील चूरू, बालसमंद राजमंद, जयसमंद उदयपुर। तो जो सही सुमेलित नहीं है, युग्म सही नहीं है, वो है सी, बालसमंद राजमंद। छपरवाड़ा झील जयपुर में है, ताल छापर या छापर ताल जो है चूरू में है, बालसमंद झील जोधपुर में और जयसमंद उदयपुर में है। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल, क्योंकि ये इतने सारे एग्जाम्स में अब तक पूछा जा चुका है। तो NLCP के अंतर्गत जो नहीं आती है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील और आना सागर झील। तो यहाँ पे स्वरूप सागर झील एक ऐसी झील है जो NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। फतेह सागर झील उदयपुर, पिछोला उदयपुर, आना सागर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर, नक्की झील सिरोही, मान सागर झील जयपुर। स्वरूप सागर झील जो है उदयपुर इस योजना के अंतर्गत शामिल है नहीं है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, मई सन 1994 में संपन्न यमुना नदी जल के बंटवारे संबंधी समझौते के अनुसार राजस्थान को मिलने वाली जल की मात्रा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 111.9 करोड़ घन मीटर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई सन 1994 में संपन्न यमुना नदी जल के बंटवारे संबंधी समझौते के अनुसार राजस्थान को मिलने वाली जल की मात्रा 111.9 करोड़ घन मीटर
थी। अगला प्रश्न है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.16%। राजस्थान राज्य में पानी की कमी एक गंभीर समस्या रही है। देश की कुल सतही जल संसाधन में से राजस्थान राज्य में लगभग 1.16% जल उपलब्ध है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए 50, बी 25, सी 66, डी 75। आयोग ने इस उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना है, जबकि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, देखते हैं व्याख्या में आगे। विश्व बैंक के अनुसार राजस्थान में पूरे देश के कुल भूजल का 1.72% जो है उपलब्ध है। राजस्थान में पीने के जल का 90% एवं सिंचाई जल का 73% भाग भूजल से लिया जाता है। राजस्थान में भूजल का दोहन 100 से लगभग अधिक 100% से भी अधिक है, यानी यहाँ पे जल का दोहन क्या है, अत्यधिक किया जा रहा है, लगभग 138% तक किया जा रहा है। अगले जो है हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और बांध व नहर। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।